तो हम लोग बात कर रहे थे आपका कंटिंजेंट कॉन्टेक्ट, समाश्रित संविदा, इस पर बात हो रही थी। तो समाश्रित संविदा के बारे में हमने कहा था कि समाश्रित संविदा वो संविदा है जो किसी घटना के घटित होने पर आधारित है। घटना के घटित होने पर आधारित है मीनिंग देयर भाई कि संविदा उसका पालन तब तक पक्षकारों के लिए जरूरी नहीं जब तक कि कोई घटना या तो घटित नहीं हुई है या घटित हो गई है। इन्हीं संविदाओं के पालन की जो बात है वो इस बात पर आधारित की जा सकती है कि अमुक घटना घटित होगी तो वचनदाता अपने वचन का पालन करेगा, और अगर अमुक घटना घटित नहीं होगी तो वचनदाता उसे अपने वचन का पालन करने की कोई जरूरत नहीं। जब कोई संविदा किसी घटना के घटित होने पर पालन किए जाने के लिए आशयित हो या किसी घटना के घटित न होने पर पालन किए जाने के लिए आशयित हो, तो ऐसी संविदा को हिंदी में समाश्रित संविदा और अंग्रेजी में कंटिंजेंट कॉन्टेक्ट ये कहा जाता है। और घटना का मतलब ही है वो घटना जो समाश्रित संविदाओं के संदर्भ में घटना मानी गई है, वो घटना कहती है अनिश्चित। अगर कोई घटना निश्चित है तो उसके घटित होने पर संविदा का पालन ये आश्रित किया जाए तो उसे समाश्रित संविदा नहीं बल्कि संविदा ही कहेंगे, क्योंकि वो तो निश्चित है, एक दिन हो ही जानी है। तो उस घटना के घटित होने पर जो कुछ आधारित होगा उसे समाश्रित कैसे कह सकते हैं? वो किसी चीज पर आश्रित थोड़ा ही है। समाश्रित संविदा उसी को कहेंगे जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित है। कहता है समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो। ठीक है, समाश्रित संविदा को परिभाषित कर रहा है कि समाश्रित संविदा कौन सी है। अ कंटिंजेंट कॉन्टेक्ट इज द कॉन्टेक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contact does or does not happen। जब कोई व्यक्ति संविदा करता है कि संविदा का पालन हम केवल तब करेंगे जब इस संविदा से संपार्श्विक यानी इसी संविदा में जिस घटना का वर्णन किया गया है वो घटना या तो घटित होगी या घटित नहीं होगी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि संपार्श्विक किसे कहते हैं। संपार्श्विक का मतलब क्या होता है? जो मूल का भाग है, जो मूल पर आधारित है, ये जो मूल में शामिल है। मूल क्या है? आपने संविदा की है और उसी संविदा में एक घटना का जिक्र हुआ है कि ये संविदा तब तक पालन योग्य नहीं समझी जाएगी जब तक इस संविदा से संपार्श्विक ये घटना घटित ना हो जाए। फिर हम अनिश्चित घटना क्यों कह रहे हैं? हम ये क्यों शर्त जोड़ रहे हैं कि समाश्रित संविदा तभी बनेगी जब वो अपने से संपार्श्विक अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित हो, क्योंकि अनिश्चित तो उसने लिखा नहीं। तो सिर्फ इतना ही लिखा कि समाश्रित संविदा वो संविदा है जो अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर कुछ किए जाने का निर्देश देती हो। जो शब्द लिखे हैं उनका भाव तो यही आ रहा है कि अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो।
इसका मतलब यह है कि वचनदाता को अपने वचन का पालन, अर्थात उसने जिसको करने का वचन दिया है, ये जिसको न करने का वचन दिया है, वो केवल तभी करना या न करना है जबकि उसके वचन से संपार्श्विक, उसके वचन से संपार्श्विक मीनिंग देयर बाय उसके वचन के साथ साथ जिस घटना का जिक्र हुआ है वो या तो हो या न हो। ठीक है, हम लोगों ने जब पढ़ा था प्रस्ताव तो उसकी परिभाषा क्या थी कि जबकि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी कुछ करने की या न करने की इच्छा इस आशय से संसूचित करता है कि वो दूसरा उस बात के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर दे, यानी कम्युनिकेट कर दे, तो इस व्यक्ति ने उसको प्रस्ताव दिया है, यह कहा जाता है। और इस व्यक्ति ने जिसको प्रस्ताव दिया है, जिसको, वही जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया है, यह प्रस्ताव जिसको दिया है, जब वो व्यक्ति इस प्रस्ताव को प्रतिग्रहित करता है तो इस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना प्रतिग्रहण को गठित करता है और प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे ही वचन में परिवर्तित होगी वैसे ही जो प्रस्थापक है, जिसने कुछ करने या न करने की अपनी इच्छा प्रस्ताव के रूप में दूसरे को कम्युनिकेट की थी, बताई नहीं थी, कम्युनिकेट की थी। बताना अलग बात है। जब हमने प्रस्ताव पर, प्रतिग्रहण पर चर्चा की थी तो हमने कहा था बताना नहीं है, कम्युनिकेट करना है। बताने में तो आप बिना किसी साधन का उपयोग किए हुए बता सकते हैं, और जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका इस्तेमाल करके, हालांकि बताना भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आखिर बोलकर बताया ही जाता है भाषा के माध्यम से आप दूसरे को, यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका उपयोग आपको करना ही करना है। जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से अपने कुछ करने या न करने की इच्छा आप दूसरे को बताते हैं तभी प्रस्ताव गठित होगा। अगर आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का उपयोग किए बिना किसी ढंग से दूसरे की जानकारी में अपना प्रस्ताव ले भी आए तो भी आपके द्वारा दी गई जानकारी प्रस्ताव का गठन नहीं कर सकती। और जो आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से बताएंगे भी, उसके पीछे विशेष आशय होना चाहिए। और आशय क्या होना चाहिए कि वो दूसरा आपके प्रस्ताव के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर दे। यानी आप दूसरे को जो अपना प्रस्ताव बताएंगे वो इसलिए बताएंगे कि वो दूसरा अनुमति दे। अगर आपने सिर्फ उसे जानकारी देने के लिए, अगर आपने सिर्फ उसे जानकारी देने के लिए प्रस्ताव की जानकारी दे भी दी, ठीक है, तो आपने प्रस्ताव दिया ये नहीं कह सकते। आपका आशय उसे बताने के पीछे ये होना चाहिए कि ये मेरे प्रस्ताव के प्रति, अर्थात मेरे कुछ करने या न करने के, ठीक है, वचन के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करे। मीनिंग देयर बाय ये कहे कि भाई तुम ऐसा करो, या ये कहे कि ऐसा मत करो। तो समाश्रित संविदा में क्या हो रहा है? समाश्रित संविदा में जबकि कहता समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर कुछ करने या न करने के लिए हो। इसका मतलब समाश्रित संविदा में जो वचनदाता है, ठीक है, वो अपने वचन का पालन आधारित करता है इस संविदा में ही वर्णित किसी घटना के घटित होने या न होने पर। यानी वचनदाता और वचन ग्रहीता दोनों इस बात पर सहमत हैं
तभी तो करार बनेगा। मैं वचनदाता और वचन ग्रहीता जब दोनों एक बात पर सहमत होंगे, एक बात पर सहमत होंगे और एक भाव में सहमत होंगे, ठीक है ना। वचनदाता और वचन ग्रहीता, वचनदाता इस बात पर सहमत होगा कि हमने जिस बात को करने या न करने का वचन दिया है उसको हम आपकी अनुमति से करेंगे, और वचन ग्रहीता इस बात पर सहमत होगा कि आपने जिस काम को करने या न करने का वचन दिया उसके लिए अमुक प्रतिफल हम देंगे, ठीक है ना। तभी तो करार का गठन होगा। क्योंकि करार क्या है? करार है ऐसे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ऐसे व्यतिकारी वचन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मीनिंग देयर बाय, जो एक दूसरे के जवाब में किए गए। उसने कुछ कहा और इन्होंने कुछ कहा, तो उसने कुछ करने या न करने की बात की है, इन्होंने प्रतिफल की अदायगी की बात की है। दैट इज व्हाई दीज आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। और ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस तो है ही, साथ ही एक दूसरे के लिए प्रतिफल भी हैं। ये वचन कैसे रेसिप्रोकल तो है ही है, एक दूसरे के जवाब में तो किए ही गए, लेकिन ये एक दूसरे के लिए प्रतिफल का गठन भी कर रहे हैं। और 2E में करार की परिभाषा यही है कि दो ऐसे व्यतिकारी वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वो करार है। तो समाश्रित संविदा में क्या हो रहा है? और जब करार विधिता प्रवर्तनीय हो तो संविदा, जब करार विधिता प्रवर्तनीय हो यानी कानून से लागू कराया जा सकता हो तो संविदा, ठीक है। कौन से करार विधि से लागू नहीं कराए जा सकते? या तो शून्य हो तब तो कुछ हुआ ही नहीं। कानून की नजर में अगर शून्य करार है तो हुआ ही क्या, ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं। वो तो आपकी निगाह में भले ही कुछ हुआ हो, लेकिन कानून की निगाह में कुछ नहीं हुआ। और शून्य करार कहां? 25 से 31, वो 25 से 30। प्रतिफल के बिना करार, विवाह के अवरोधार्थ, व्यापार के अवरोधार्थ, ठीक है, आपका 28 विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ, अनिश्चित करार 29, 30 मध्यम के तौर के करार। ये जिनका उद्देश्य और प्रतिफल विधि विरुद्ध है, जिनका उद्देश्य और प्रतिफल विधि विरुद्ध है, वो कहां है? 23 और 24 में, वो भी शून्य है। तो करार जो विधिता प्रवर्तनीय है तो संविदा है। तो वचनदाता और वचन ग्रहीता ने मिलकर ऐसा करार किया है जो विधिता प्रवर्तनीय है, अर्थात उन्होंने परस्पर संविदा की है। लेकिन यह संविदा सामान्य संविदाओं जैसी नहीं है, ठीक है ना। यह संविदा सामान्य संविदाओं जैसी नहीं, इसीलिए इसको अलग से वर्णित करना पड़ रहा है। तो इस संविदा में विशेषता क्या है? इस संविदा में विशेषता है कि ये किसी घटना की, कोई संपार्श्विक घटना जिसका वर्णन इसी संविदा में है, उस संपार्श्विक घटना के घटित होने या न होने पर ही कुछ करने या न करने के लिए की गई, ये इस संविदा की अलग से विशेषता है कि इस संविदा की संपार्श्विक, अन्य संविदाओं में यह नहीं होता, ठीक है। जैसे कल हम लोग सीपीसी में शुरू करेंगे स्पेशल सूट्स, और हम बताएंगे कि स्पेशल सूट कहां से है। धारा कह रहे हैं आदेश 27 से लेकर 37 तक, तो उन्हें स्पेशल सूट कहे क्यों रहे? जब हम लोग उन्हें देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो सामान्य सूट होगा, जो सामान्य सिविल वाद होगा, उसकी दायर करने की प्रक्रिया वो धारा 26 में दी गई। धारा 26 सपठित आदेश 4 नियम 1, और वो क्या कहता है कि प्रत्येक सिविल वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, केवल वाद पत्र ये तैयार करना है और उसे सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देना है, बस। आगे की ड्यूटी सक्षम सिविल न्यायालय की है। वो सिविल वादों के रजिस्टर में उचित संख्यांक पर उसे प्रविष्ट कर देगा और वाद संस्थित हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम लोग आदेश 27 से 37 तक देखेंगे
तो प्रत्येक वाद के दायर होने की प्रक्रिया अलग हो जाएगी। सरकार के विरुद्ध वाद है, अलग तरीके से दायर होगा। सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों के विरुद्ध वाद है, आदेश 28 अलग तरीके से दायर होगा। अवयस्क विकृत चित्त, इनके विरुद्ध वाद है, आदेश 32 अलग तरीके से दायर होगा। अकिंचन व्यक्तिवाद लाएगा। अकिंचन कौन होता है? पाउपर, उसे अंग्रेजी बोलते हैं, कौन होता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लेंगे अकिंचन होता है। वो मुकदमा कैसे दायर करेगा? आदेश 33 बताएगा। प्रक्रिया अलग है। तो चूंकि उनकी प्रक्रिया अलग है, इसलिए उन्हें स्पेशल सूट कहते हैं। और कहां है? 27 से 37 तक। और मजेदार है, बिहार में आदेश 36 पूछा है उन्होंने, बिहार में या हरियाणा में, तो में से एक जगह पूछा है फ्रेंडली सूट। ठीक है, हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तक हमने नहीं देखा था कि आदेश 36 पूछा गया हो, आदेश 37 कहीं पूछा गया हो, या आदेश 12 पूछा गया हो। हमने आप लोगों को पढ़ाते समय भी कहा था कि भाई आपकी खराब किस्मत हो तो भले ही 11 या 12 पूछ दिए जाएं, अदरवाइज 11 और 12 कभी पूछे नहीं गए, लेकिन इस बार पूछे। तो अब तो और ज्यादा स्थिति वैसी हो गई, अब तो कोई आदेश नहीं छोड़ सकते। उधर 36 और 37 में पूछ लिया, फ्रेंडली सूट ऑफ समरी प्रोसीडिंग्स। तो कुल मिलाकर जो हम कहना चाहते हैं, क्योंकि उन वादों को दायर करने की विशेष प्रक्रिया है जो सामान्य सूटों से अलग हटकर है, इसलिए उन्हें स्पेशल सूट यह कहा जाता है। और वो 10 आदेशों में संकलित किए गए हैं, 27 से लेकर 37 तक। देखेंगे ऐसे यहां है, ये समाश्रित संविदा विशेष प्रकार की संविदा है। इसमें एक संपार्श्विक घटना का जिक्र है। सामान्य संविदाओं में यह नहीं होता। सामान्य संविदा में बस करार है। करार का मतलब क्या हुआ? दो ऐसे व्यतिकारी वचन है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। उनमें से एक वचन वचन ग्रहीता का है, वो प्रतिफल देने के बाबत है, और वो वचन ग्रहीता ने वचनदाता की वांछा, उसकी इच्छा पर दिया है कि हम प्रतिफल या तो खुद या किसी से दिलवाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वहां लिखा है कि वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति वचनदाता की वांछा पर प्रतिफल दे सकता है। और दूसरा वचन वचनदाता का है कि हम आपकी अनुमति जिस काम को करने या न करने के प्रति मिली है उसे या तो करेंगे या नहीं करेंगे। सामान्य संविदा में सिर्फ इतना ही, लेकिन समाश्रित संविदा में संविदा से संपार्श्विक एक घटना भी है, और उसके घटित होने पर ही संविदा के अंतर्गत कुछ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दैट इज द स्पेशलिटी। ठीक है ना, ये विशेषता है जिसके कारण से समाश्रित संविदा को अलग से वर्णित किया गया है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि हम ये क्यों कह रहे हैं ये घटना अनिश्चित होनी चाहिए, निश्चित नहीं? तो इसका कारण दृष्टांत है। दृष्टांत क्या कहता है? खासे का संविदा करता है कि यदि खाका ग्रह जल जाए तो वह खाको 10,000 रुपए देगा। यह समाश्रित संविदा है। हमने आपसे कई बार कहा है कि जो दृष्टांत है ये धारा का पार्ट है, और मेरी बात आप इसलिए न माने कि हम कह रहे हैं, और किसी की भी बात आप इसलिए न माने कि कौन कह रहा है, क्योंकि सत्यता स्टेटस की गुलाम नहीं है। स्टेटस से तय नहीं होता कि सत्य क्या है। अगर स्टेटस से तय हो रहा होता तो सुकरात फकीर है। गैलीलियो कोपरनिकस जिन्होंने कहा कि साहब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, और पृथ्वी गोल है, चौकोर नहीं है, वो फकीर टाइप के लोग थे। फकीर नहीं थे, फकीर टाइप के लोग थे। फकीरी उनके स्वभाव में थी।
और उस समय के राजे महाराजे ऐसा मानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी चौकोर है। तो सत्य स्टेटस का गुलाम नहीं है, ठीक है। सत्य स्टेटस का गुलाम होता तो पृथ्वी आज भी चौकोर ही होती और आज भी सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता। तो सत्य कभी स्टेटस का गुलाम नहीं होता। इसलिए हम कह रहे हैं, कोई कह रहा, आप इसलिए न माने। बेयर, उसका दृष्टांत, बेयर प्रोविजन के समान प्रभावकारी है। इसके दो कारण, एक तो स्वयं सेक्शन जहां से आया वहीं से बेयर आया, ये हमने नहीं शामिल किया है बेयर एक्ट में, ये स्वयं उसी विधायिका ने शामिल किया है जिसने ऊपर की परिभाषा लिखी है। और उसने दृष्टांत में यह बताया कि यह समाश्रित संविदा है। उसने कहा यह समाश्रित संविदा है। इसका मतलब इस दृष्टांत में जैसे गुण बताए गए हैं उस प्रकार की घटना के घटित होने पर यदि किसी संविदा का पालन आश्रित हो जाए तो वो समाश्रित संविदा है, ठीक है। ये हम नहीं कर रहे हैं। और इस दृष्टांत में जिसका जिक्र हुआ वो घटना कहती है अनिश्चित। ये तय नहीं है कि काका घर जल ही जाएगा, ये तय नहीं है। जल भी सकता है, नहीं भी जल सकता है। उसने ये कहा, उसने वचन दिया कि यदि घर जल जाएगा तो हम अमुक धनराशि देंगे। अमुक धनराशि देने का वचन दिया, यानी कुछ करने का वचन दिया, ठीक है ना। कुछ करने का वचन दे दिया। और ये करने का वचन पालित कब होगा? जब उसका घर जल जाए, ठीक है ना। अगर घर नहीं जलता तो उसे अपने वचन का पालन करने की कोई जरूरत नहीं। इसका अर्थ ही निकल आया कि समाश्रित संविदा यह अनिश्चित जो घटना है भविष्य की, उसके घटित होने पर ही आधारित होती है, निश्चित घटना के घटित होने पर बिल्कुल नहीं। And it is the reason why the insurance policies except then life insurance, सभी समाश्रित संविदाएं, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, ठीक है। और हमने आपसे कल भी कहा, सुबह भी कहा और इस समय भी कह रहे हैं, जब पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कभी भी समाश्रित संविदा नहीं है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इसका प्रवर्तन कब होगा? जब व्यक्ति की मृत्यु होगी। मृत्यु का समय अनिश्चित है, मृत्यु का समय अनिश्चित है, किंतु मृत्यु एक निश्चित घटना है, ठीक है ना। मृत्यु एक निश्चित घटना है, सबकी होनी है, उससे कोई नहीं बच सकता। और जो निश्चित घटना इसके घटित होने पर आधारित है वो समाश्रित नहीं हो सकती घटना। उसने समाश्रित संविदा की क्या परिभाषा दी? उसने कहा कि वो संविदा समाश्रित संविदा है जो अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर कुछ करने या न करने के लिए की गई हो। उसने ये नहीं कहा कि वो संविदा भी समाश्रित संविदा है जो किसी निश्चित घटना के अनिश्चित समय पर, ठीक है ना, घटित होने पर आधारित हो। समय से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। समाश्रित संविदा की परिभाषा में समय से कोई ताल्लुक नहीं है। समाश्रित संविदा की परिभाषा में जो ताल्लुक है वो स्वयं घटना की प्रकृति से है, घटना के नेचर से। वो कहता कि घटना स्वयं ऐसी होनी चाहिए जो अनिश्चित हो, ठीक है। परिभाषा में नहीं कहता, लेकिन दृष्टांत में तो कहता है, ठीक है। कहता है यह समाश्रित संविदा है। उसने ऐसे कहा दृष्टांत में। इस मतलब धारा और दृष्टांत इसे मिला दें तो जो बात निकल रही है वो ये कि समाश्रित संविदा में संविदा जिस
घटना के घटित होने पर पालन के लिए योग्य बनेगी, वो घटना कैसी? अनिश्चित। ठीक है, उसका समय से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका समय से कोई मतलब नहीं है। और मृत्यु इसका समय ही अनिश्चित होता है, बाकी ये निश्चित घटना है। इसलिए जीवन बीमा की जो संविधाएं हैं उन्हें छोड़कर सभी संविधाएं समाश्रित, वो सभी बीमा पॉलिसीज समाश्रित संविदा होती हैं, जीवन बीमा नहीं होता। सुबह हमने चर्चा की थी कि जो समाश्रित संविदा है, ठीक है, संविदाओं में समाश्रित छोड़िए, किसी भी प्रकार की संविदा हो, किसी भी प्रकार की, तो उसके भंग होने की सूरत में, ठीक है ना, क्या होता है? क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्षतिपूर्ति। और समाश्रित संविदा में आप वचन देते हैं कि हम कुछ करेंगे यदि ऐसा हो जाए। तो बीमा की संविदा में क्या होता है? उन्हें घर चल जाए हम देंगे 10,000 रुपए, यानी क्षतिपूर्ति। और सामान्य बीमा की संविदाओं में कभी भी आपको वो धनराशि नहीं मिलेगी जितने का बीमा तुमने कराया होगा। तुमने गाड़ी का बीमा कराया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में जितना नुकसान हुआ वो मिलेगा, वो मिलेगा। जितने की पॉलिसी है वो नहीं मिलेगी। आपने मेडिक्लेम कराया, जितना लगा उतना मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप बीमार हो गए और पूरे पैसे आपको मिल जाए, ये नहीं होगा। जीवन बीमा इससे अलग है। मृत्यु हुई, नुकसान नहीं, पूरा पैसा मिलेगा, पूरा पैसा जितना बताया गया। तो इसका मतलब जीवन बीमा अन्य बीमा संविदाओं से अलग है। और जो सामान्य बीमा संविदा होती है वो समाश्रित है, लेकिन जीवन बीमा समाश्रित संविदा नहीं होती, वो एक विशेष प्रकार की संविदा है। ठीक है ना। और आपसे यही पूछा जाता है कि जीवन बीमा की संविदा समाश्रित है या नहीं, और आप अक्सर समाश्रित लगाते हैं और फौरन गलत होता है। उसे छोड़कर सारी बीमा की संविधाएं समाश्रित है। तो समाश्रित संविदा अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर कुछ करने या न करने के लिए की जाती है। ये धारा 31। अब धारा 32 कहता ऐसी संविधाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित है। देखिए एक चीज समझ लें, अभी तक हम लोगों ने यह देखा था संविधाएं कैसे की जाएंगी, अभी तक ये देखा था। ठीक है ना। पहले तो परिभाषा खंड पढ़ा 2A में, प्रस्ताव 2B में प्रतिग्रहण, 2C में वचनदाता वचन ग्रहीता, 2D में प्रतिफल, 2E में करार। ठीक है ना। 2F में व्यतिकारी वचन, 2G में संविदा थी शायद, है नहीं 2H में संविदा थी, 2G में शून्यकरणी करार, 2H में संविदा नहीं, 2 उसमें शून्य करार होगा 2G में, और 2H में संविदा होगा, और 2I में शून्यकरणी संविदा। ठीक है। और 2J में आपका वो था संविदाएं जो किए जाने के समय ठीक थी किंतु बाद में शून्य हो गई, और 3 में वो सारी चीजें चलती रही। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि संविदाएं कैसे की जाएंगी। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि संविदाओं का पालन, ये संविदा जो हमने कर ली उससे मुक्ति कब पाएंगे, उससे मुक्ति कब पाएंगे। तो विशेषकर ये चर्चा चलेगी जब हम लोग 37 धारा से पढ़ना शुरू करेंगे। धारा 37 से लेकर 67 तक यह बताया जाएगा कि संविदाओं के पालन करने से संविदाओं से मुक्ति हो जाती है। आप संविदा जिस काम को करने के लिए किए पालन कर लीजिए, मोटे तौर पर 37 से 67 तक। हालांकि एग्जैक्टली देखेंगे तो 37 से 67 नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे। लेकिन अगर संविदा शून्य हो गई, ठीक है, आपने शून्य करार किया, बात अलग है, बात अलग है। आपने शून्य करार किया मीनिंग जब 25 से लेकर 30 तक जो करार वर्णित है आपने वो किया, तो शून्य करार आपने किया। आपने करार किया उस समय वो ठीक था, करार किया उस समय वो ठीक था,
अर्थात जिस समय आपने करार किया उस समय वो ठीक था, अर्थात आपने संविदा की, क्योंकि करार जो ठीक है वो संविदा है। कालांतर में कानून में परिवर्तन हो गया और जिस काम को करने का करार किया गया था वो विधि विरुद्ध हो गया, तो कालांतर में संविदा शून्य हो गई। ठीक है ना। ऐसे ही समाश्रित संविदा जिस घटना के घटित होने पर आश्रित की गई थी वो घटना असंभव हो गई। ठीक है ना। तो संविदा शून्य हो गई। ठीक है। या पक्षकार में कोई ऐसी कमी आ गई जिसके कारण उसके लिए संविदा का पालन असंभव हो गया। ठीक है। तो जब संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो धारा 56 के मुताबिक संविदा शून्य हो जाती है और दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्व से मुक्ति पा जाते हैं। आपसे मेंस में, एलएलबी के एग्जाम में ये पूछा जाता है संविदाओं का उन्मोचन किन किन तरीकों से होता है। ठीक है। संविदाओं का उन्मोचन किन किन तरीकों से होता है, तो आपको सब लिखना पड़ता है। 37 से 67 तक सामान्य तौर पर संविदाओं के पालन से संविदाओं का उन्मोचन हो जाता है। ठीक है ना। धारा 56 के अंतर्गत संविदा इसका पालन असंभव हो जाने पर संविदा का उन्मोचन हो जाता है। ठीक है। अनुबंध, नया कोई अनुबंध, नया एग्रीमेंट पक्षकारों के बीच आ जाता है। देखेंगे हम लोग धारा 62 पढ़ेंगे, संविदाओं का नवीन, संविदाओं का विखंडन। ठीक है। धारा 62 में आएगा। तो अनुबंध के द्वारा संविदा से उन्मोचन हो जाता है। ठीक है। तो संविदाओं के से उन्मोचन पाने के एक तरीका नहीं है, संविदाओं से उन्मोचन पाने का कई तरीके हैं। आपने पालन कर दिया तो उन्मोचन। ठीक है। आपने पालन नहीं किया लेकिन संविदा असंभव हो गई, उसका पालन हो ही नहीं सकता, तो उन्मोचन। आपने एग्रीमेंट कर लिया तो उन्मोचन। और एक तरीका धारा 39 में भी दिया गया है, जो संविदा हम लोगों के बीच हुई उसे आपने तोड़ दिया, बीच में उसे आपने तोड़ दिया, तो संविदा मेरे विकल्प पर शून्य करनी हो गई। अब हम चाहे तो शून्य कर दें, ठीक है ना, और चाहे तो पालन करवाएं, यानी संविदा का अपालन किए जाने की दशा में भी संविदा से उन्मोचन का मार्ग खुल जाता है। ठीक है ना। तो ये संविदा से उन्मोचन के तरीके हैं। आपने समाश्रित संविदा की 31 में, ऐसी संविदा की जो अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर कुछ करने या न करने के लिए है। तो अगर यह घटना, ठीक है, अगर ये समाश्रित संविदा अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर कुछ करने के लिए है या कुछ न करने के लिए है, घटित होने पर, घटित न होने पर नहीं, घटित होने पर, अगर कोई संविदा अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर कुछ करने या न करने का निर्देश देती है, तो इस संविदा का पालन पक्षकार कब करेंगे। ठीक है ना। कब यह माना जाएगा कि ये संविदा जो अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने, ठीक है, कि घटित होने पर कुछ करने या न करने के लिए आश्रित है, इस संविदा का पालन का समय कब आया है, अर्थात पक्षकार अपने अपने कार्य को कब करें। अब आप कहेंगे तो बड़ी आसान बात, अरे भाई संविदा अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर कुछ करने या न करने के लिए की गई तो घटना घटित हो जाए, पक्षकार उस संविदा के अंतर्गत जो उनके दायित्व या जो उनकी बाध्यताएं और जो उनके अधिकार हैं उनका पालन करा सकेंगे। भाई घटित होने पर कुछ करने या न करने के लिए है तो घटना चूंकि घटित हो गई, ठीक है, तो पक्षकारों को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का उपभोग करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधिकारों का उपभोग करना चाहिए। ठीक है ना। अपनी अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करना चाहिए और अपने अपने अधिकारों का उपभोग करना चाहिए। बाध्यता यानी अंग्रेजी में लायबिलिटी, अधिकार यानी राइट। तो यहां तो बात सही लग रही है, सरल लग रही है, लेकिन आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है कि संविदा
ठीक है, संविदा अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर कुछ करने या न करने के लिए की गई थी, और जिस घटना के घटित होने पर उसका पालन आधारित किया गया था, वो घटना घटित होना असंभव हो गई है। अब वो नहीं हो सकती, अब वो हो ही नहीं सकती। तो इस संविदा का क्या हुआ? ठीक है, जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर कुछ करने या न करने का निर्देश देती थी, वो घटना जिसके घटित होने पर ऐसा होना था, वो घटना कभी नहीं घटेगी, क्योंकि वो घटित होना अब असंभव हो गई है। तो इस संविदा के संबंध में पक्षकारों का अब क्या दायित्व है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो जैसे ही घटना घटित होना असंभव होता है, ऐसी संविदा शून्य हो जाती है तत्काल। ठीक है, जिस घटना के घटित होने पर ही पक्षकारों को कुछ करना था या कुछ नहीं करना था, उस घटना का घटित होना असंभव हो गया, अब वो कभी नहीं घटेगी। तो जब कभी नहीं घटेगी तो पक्षकार अपने अपने दायित्व से मुक्त हो गए, क्योंकि यह संविदा शून्य हो गई, वो कभी घटेगी ही नहीं। और पक्षकारों ने तय किया था कि अगर घटना घटी तो ही हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने तय किया था कि वो जहाज जो अमुक दिन इंग्लैंड से चला है, उस पर लदा माल जिस दिन बंबई आ जाएगा उस दिन खरीद लेंगे। वो चला इंग्लैंड से और अटलांटिक महासागर में डूब गया, अब कभी नहीं आएगा। जब डूब गया तब तो कभी नहीं आएगा। भाई टाइटैनिक डूब गया अटलांटिक महासागर में, ये भी पूछ दिया जाता जीएस में। अब तो पूछा गया कि टाइटैनिक के समुद्र में डूबा था। ठीक है, वो 5-6 महासागर है ना। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर, वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। उसी में सबसे गहरी, उसकी गहराई सबसे ज्यादा है। मारियाना ट्रेंच वही है। मारियाना ट्रेंच, उसमें अगर एवरेस्ट ऐसे ही रख दो तो भी 1000-2000 मीटर की ऊंचाई बचेगी। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। टाइटैनिक इसी में डूबा था। बरमूडा ट्रायंगल वो भी इसी में बनता है, जहां जहाज गायब हो जाते हैं ऐसा बताया जाता है। इसे अंध महासागर ये भी कहा जाता है। और तीसरा आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर को ही रत्नाकर कहा जाता है। ये रत्नाकर जो समुद्र का पर्यायवाची है, रत्नाकर हिंद महासागर को ही कहते हैं। ये भी पूछा जाता है खूब। और चौथा वो आर्कटिक और अंटार्कटिक, ठीक है ना, 5 महासागर है। तो वो जहाज जो इंग्लैंड से चला वो अटलांटिक महासागर में डूब गया, अब वो कभी नहीं आएगा। तो ये संविदा जो हम लोगों के बीच थी ये शून्य हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग संविदा के अंतर्गत अपने ड्यूटीज से, अपने लाइबिलिटी से सबसे मुक्त हो गए, क्योंकि संविदा अपने से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर ही प्रवर्तित होने के लिए आशयित थी। तो जब तक वो बंबई आ ना जाए तब तक हम दोनों में से किसी के लिए संविदा में अपने अपने भाग का पालन करना जरूरी नहीं है। जिस दिन वो बंबई आ जाएगा उस दिन संविदा में अपने अपने भाग का पालन करना हम लोगों के लिए आवश्यक होगा। और अब वो बंबई कभी नहीं आएगा, इसलिए ये संविदा शून्य हो गई। और आप तो पूछा यही जाता है। देखें, कहता है ऐसी संविधाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर आश्रित हो, आश्रित नहीं समाश्रित कह रहा है, उन समाश्रित संविधाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक वह घटना घटित न हो गई हो। तो ये तो बात सामान्य है भाई। जब किसी घटना के घटित होने पर किसी संविदा के अंतर्गत किसी बात को कराया जाना है या नहीं कराया जाना है
तो उसे तब तक कैसे करा लोगे जब तक कि वो घटना घटित न हो गई हो। तो सामान्य बात है, इसमें कोई विशेष बात ही नहीं। भाई घटना के घटित होने पर होना है, तो जब तक वो घटना घटित न हो जाए तब तक आप संविदा का प्रवर्तन कैसे कराओगे, कोई मतलब ही नहीं। आगे कहता है यदि वह घटना असंभव हो जाए, यदि वह घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती हैं। ऐसी कैसी? ऐसी समाजशास्त्र संविदाएं जो किसी घटना के घटित होने पर कुछ करने या न करने का निर्देश देती हैं, ऐसी समाजशास्त्र संविदाएं शून्य हो जाती हैं। क्योंकि वो घटना जिसके घटित होने पर कुछ होना या नहीं होना था वो अब असंभव हो गई है, वो अब कभी नहीं होगी। तो ऐसी घटना क्योंकि असंभव हो गई इसलिए ऐसी संविदाएं शून्य हो जाएंगी। दृष्टांत कहता है खासे का संविदा करता है कि यदि गा के मरने के पश्चात का जीवित रहा, गा के मरने के पश्चात का जीवित रहा, यानी का सर्वाइवर हुआ, गा मर जाए और फिर भी का जीवित रहे, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो वह खा का घोड़ा खरीद लेगा। ठीक है, का और खा ने संविदा की। का ने खा से कहा कि यदि गा, ठीक है, मर जाए और फिर भी का जीवित रहे, ठीक है, गा के मरने के पश्चात भी का जीवित रहा। का ने यह कहा खा से कि यदि गा मर जाए और हम जीवित रहे, का ही तो कह रहा है ना, का संविदा कर रहा है खा से कि अगर गा मर जाए और फिर भी हम जीवित रहे तो हम तुम्हारा घोड़ा खरीद लेंगे। ठीक है, तो अब अगर गा मर जाए का के जीवन काल में, तो का और खा के बीच घोड़े की खरीद के बाबत जो संविदा हुई उसका प्रवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि मृत्यु गा की और का की दोनों की निश्चित है, लेकिन यहां समाजशास्त्र संविदा का आधार मृत्यु को नहीं बनाया गया, समय को बनाया गया, मृत्यु के समय को। ठीक है ना, उसने कहा कि यदि गा पहले मर जाए और हम जीवित रहें तो हम तुम्हारा घोड़ा खरीद लेंगे, ये कहा उसने। अब अगर गा पहले मर जाए और का जीवित रहे तो इस संविदा का प्रवर्तन होगा, इस संविदा का पालन होगा। और कहीं ऐसा हो कि गा जीवित बना रहे और का मर जाए, ठीक है, या का जीवित रहे और गा मर जाए लेकिन घोड़ा ही, ठीक है, तब तक मर जाए, गा और घोड़ा एक साथ मर जाए, ठीक है, तो खरीदोगे क्या? ठीक है ना, या खा मर जाए, ठीक है, तो घटना का घटित होना असंभव हो जाएगा। तो ऐसी असंभवता जैसे ही आएगी वैसे संविदा शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहा कि घटना जिसके घटित होने पर संविदा समाश्रित है, यदि वो घटना असंभव हो जाती है तो घटना तब तक संभव रहेगी दोनों पक्ष जिंदा रहें, घोड़ा जिंदा रहे और गा मर जाए, तब होगा ना। इनमें से एक चीज की भी कमी हो जाए तो घटना असंभव हो गई, जो घटना असंभव हो गई तो संविदा शून्य हो गई। ठीक है, आगे कहता है, हाँ कहता है ये इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक का के जीवन काल में गा न मर जाए। ठीक है, तब तक प्रवर्तन नहीं होगा। अरे भाई तब तक चूंकि समाश्रित है तो तब तक कैसे होगा जब तक कि ऐसा ना हो जाए, और अगर असंभव हो जाए तो शून्य हो जाएगा। आगे कहता है खासे का संविदा करता है यदि गा ने जिससे घोड़ा बेचने की प्रस्थापना की गई है उसे खरीदने से इनकार कर दिया तो वह खा को वह घोड़ा विनिर्दिष्ट कीमत पर बेच देगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक वह घोड़े को खरीदने से इनकार न कर दे। ठीक है, तब तक नहीं कराया जा सकता। घोड़ा ही मर जाए, गा मर जाए तो इनकार कौन करेगा, स्वीकार कौन करेगा? तो संविदा शून्य हो गई। ठीक है ना, तो बात खत्म हो गई। का यह संविदा करता है कि जब गा से खा विवाह कर लेगा तो खा को एक नियत धनराशि देगा। खा से विवाह हुए बिना गा मर जाती है, संविदा शून्य हो गई। जब विवाह खा और गा के बीच संपन्न हो जाने पर ही एक नियत धनराशि दी जानी थी और एक पक्ष मर गया तो अब विवाह कैसे होगा?
संविदा शून्य हो गई, क्योंकि संविदा जिस बात पर आश्रित थी वो असंभव हो गई। आगे कहता 33, उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर आश्रित है, यह ज्यादा पूछा जाता है और इस चैप्टर से पूछा अभी तक गया है। अब चूंकि पेपर के ट्रेंड बदल रहे हैं, क्योंकि अब जो हमने देखा है कि अब तो पेपर का ट्रेंड ही बदल रहा है और अच्छा है, बढ़िया है। अब जो पेपर का ट्रेंड आ रहा है उसमें अगर आपने कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ा है तो आप एक भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको पूरी बात आनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब तक ये आते रहे और ज्यादा 33 पूछा जाता है। 33 में तो कहा कि उन संविधाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर, अभी था घटित होने पर, ठीक है, उन संविधाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर आश्रित है, तो उनका या तो घटना घटित हो जाए तो संविधाओं का परिवर्तन होगा और घटना असंभव हो जाए तो शून्य हो गई। अब चूंकि घटना के घटित न होने पर संविदा का पालन होना है, तो घटना के घटित न होने पर अगर संविदा का पालन आधारित किया गया है तो घटना जब तक असंभव न हो जाए तब तक उसके घटित होने की संभावना लगातार बनी रहती है। ठीक है ना? अरे भाई, जब हमने ये कहा कि अमुक जहाज यदि वापस न आया, ठीक है, समय तो हमने बताया नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ नहीं कहा, समय को परिसीमित नहीं किया है, यह विशेष बात है और इसे ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो सेक्शन आएगा उसमें समय को परिसीमित किया जाएगा। ठीक है ना? यही फर्क होगा दोनों का। यहां समय की सीमा नहीं है, यहां सिर्फ इतना ही कहा कि समाश्रित संविदा है, विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर आधारित है। ठीक है? और समय के बाबत कुछ भी नहीं। 33 कहता है कि ऐसी समाश्रित संविदा जो किसी घटना के घटित न होने पर आश्रित है, उसका पालन कब कराया जाए। दिस इज द क्वेश्चन। देयर इज नो लिमिटेशन, ठीक है ना, इन रिगार्ड ऑफ टाइम। समय के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। तो जब समय के संबंध में कुछ नहीं करे तो हमने ये कहा कि यदि कोई जहाज जो इंग्लैंड गया हुआ है वापस न आया, समय तो है नहीं, तो जब तक यह सूचना ना आ जाए कि जहाज डूब गया, तब तक उसके वापस आने की संभावना हर क्षण बनी हुई है। ठीक है, कभी भी वापस आ सकता है। खो भी जाए तो क्या, रास्ता कभी मिल जाएगा, और कभी भी आ गया तो संविदा का पालन होगा, बशर्ते हम दोनों जीवित बने रहे। हम दोनों जीवित नहीं रहे तो फिर असंभव हो गया, तब संविदा के पालन की मांगी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो आगे की बात देखेंगे। हालांकि जो पक्षकारों के उत्तराधिकारी होते हैं वे भी पक्षकारों के वचनों से आबद्ध होते हैं। धारा 33 यही बात करेगी, तो हो सकता है तब भी पालन करना पड़े। तो कुल मिलाकर हमारा कहना यही है कि चूंकि घटना के घटित न होने पर संविदा आश्रित है, ठीक है, तो जब तक घटना का घटित होना असंभव न हो जाए तब तक इस घटना के घटित होने की संभावना बनी हुई है। और या तो यह कहा जाता समाश्रित संविदा, ठीक है, कि यह समाश्रित संविदा जिस संपार्श्विक घटना के घटित न होने पर आधारित है, वो घटना इतने समय में यदि घटित न हो तो इस संविदा का पालन कराया जाएगा। तब तो बात ठीक है, 2 साल के अंदर अगर घटित नहीं हुई तो संविदा का पालन हो जाएगा। ठीक है, ये 2 साल से पहले ही असंभव हो गई, 2 साल से पहले ही असंभव हो गई वो घटना घटित होना, तो भी हो जाएगा, क्योंकि संविदा किसी संपार्श्विक घटना के घटित न होने पर पालन के लिए आश्रित है। तो संविदा
क्योंकि संपार्श्विक घटना के घटित न होने पर पालन के लिए आश्रित है, तो घटना का घटित न होना दो तरीके से निर्धारित हो सकता है। यदि समय परिसीमित किया गया है, लिमिटेड किया गया है कि या तो वो समय बीत जाए और घटना घटित ना हो तो भी हो जाएगा, और या वो समय न बीते लेकिन घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो भी। जब असंभव हो गया तो फिर बचे हुए समय में घटित कैसे होगी? ठीक है ना। हमने कहा था 2 साल तक अमुक जहाज लौट कर नहीं आया तो इस संविदा का पालन होगा। तो अब 2 तरीके, या तो 2 साल तक लौट के ना आए तो पालन हो जाएगा, या 1 साल बीते और डूब जाए तो भी लौट के नहीं आएगा। ठीक है ना। तो दोनों दशाओं में पालन हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा कहा कहां? हमने समय के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। हमने तो केवल इतना कहा कि अगर अमुक घटना घटित नहीं हुई तो इस संविदा का पालन होगा। समय की बाबत हमने कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक वो घटना जिसके घटित न होने पर संविदा का पालन होना था वो घटित होना असंभव न हो जाए, ठीक है, तब तक उसके घटित होने की संभावना बनी हुई है। और जब उसके घटित होने की संभावना बनी हुई और संविदा का पालन घटित न होने पर आधारित है तो इस संविदा का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस घटना का घटित होना असंभव ना हो जाए। ठीक है ना। या फिर समय दिया होता तब बात अलग हो जाती। समय चूंकि नहीं दिया तो यह घटना जब तक असंभव नहीं होगी तब तक इस संविदा का पालन नहीं होगा, क्योंकि घटित न होने पर आधारित है। यही कहेगा। देखो, कहता उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो तब कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए, उसके पूर्व नहीं। बात को क्लियर करने के लिए उसने कहा कि उसके पूर्व नहीं, अन्यथा उसके पूर्व नहीं ये कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। बात को क्लियर करने के लिए उसने सिर्फ कहा क्योंकि जब समय सीमित नहीं है और आपने घटना के घटित न होने पर संविदा का पालन आधारित किया है, तो जब तक घटना का घटित होना असंभव ना हो जाए तब तक उस घटना के घटित होने का इंतजार ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। या तो असंभव हो जाए तब यह तय हो गया कि वो कभी भी अब घटित नहीं होगी तो उसका पालन हो जाएगा। और देखिए 31 से बात भले क्लियर ना हुई हो, आप देखेंगे तो 32 और 33 में उन्होंने अनिश्चित घटना प्रयोग कर लिया शब्द। ठीक है ना। तो 31 का दृष्टांत और 32 और 33 की परिभाषा, ये 32 और 33 का बेयर प्रोविजन ये तय करता है कि समाश्रित संविदा केवल अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही संविदा के समाश्रित स्वरूप को प्राप्त करेगी। अगर घटना निश्चित है तो संविदा का स्वरूप समाश्रित नहीं हो सकता। ठीक है। आगे कहता है, दृष्टांत उसने दिया, उसने कहा कि का करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस ना आए, समय नहीं दिया है, अमुक पोत वापस ना आए तो वह खाको एक धनराशि देगा। ठीक है। समय अगर दिया होता तो बात अलग हो जाती है। समय कोई नहीं दिया, उसने कहा अमुक पोत वापस ना आए तो अमुक पोत का अब तो जीवन भर इंतजार होगा, या ये सूचना आ जाए कि भाई अमुक पोत डूब गया तो ये तय हो गया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और चूंकि संविदा का पालन अनिश्चित घटना के घटित न होने, सॉरी अनिश्चित, हाँ, घटित न होने पर, हाँ ठीक है, समाश्रित है, यानी पोत के न आने पर आश्रित है, और पोत डूब गया तो कभी नहीं आएगा, तो इसका पालन हो सकता है। कहता है, करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस ना आए तो वह खाको एक धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है, संविदा का प्रवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जा सकता है, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले पोत के वापस आने की संभावना बनी हुई है, हो ही कैसे जाएगा। ठीक है ना। आगे कहता है, जिस घटना पर संविदा समाश्रित है यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना असंभव कब समझी जाती है? देखिए, घटना इसके घटित होने पर समाश्रित संविदा आधारित, ठीक है ना,
और घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो शून्य हो जाती है संविदा। तो संविदा शून्य हो जाती है। अरे भाई, घटना के कह रहा है संविदा समाश्रित है, ठीक है, समस्या संविदा समाश्रित है। अगर घटना के घटित होने पर समाश्रित है, ठीक है, घटना के घटित होने पर समाश्रित है, तो घटना का घटना असंभव होने पर संविदा शून्य हो जाएगी, क्योंकि घटना के घटित होने पर आश्रित है और संविदा असंभव हो गई तो उसका पालन नहीं हो सकता, ठीक, तो संविदा शून्य हो गई। लेकिन घटना के घटित न होने पर आधारित है, ठीक है, संविदा घटना के घटित न होने पर आधारित है और समय दिया नहीं गया, तो घटना के असंभव होते ही संविदा का पालन कराया जाएगा, ठीक है, तो संविदा का पालन कराया जाएगा। यानी घटना के घटित होने और न होने के दो प्रकारों के आधार पर संविदा का असंभव हो जाना दो भिन्न प्रकार के परिणामों को जन्म देता है, ठीक है ना, तो भिन्न प्रकार के परिणाम जन्म लेते हैं। अगर घटित होने पर संविदा का पालन आश्रित किया गया है तो संविदा शून्य हो जाती है असंभव होते ही, और घटित न होने पर समाश्रित किया गया है तो संविदा पालन योग्य हो जाती है घटना के असंभव होते ही, ठीक है, यह स्थिति। अब जो संविदा को समाश्रित किया गया है वो घटना कौन सी है? वो घटना किसी भी व्यक्ति का भावी आचरण है। भावी आचरण यानी मेरा भविष्य में क्या आचरण रहेगा, इस पर संविदा को समाश्रित किया गया कि यदि ये ऐसा करेंगे तो हम ये कर देंगे। किसी वचन के पालन अथवा पालन न किए जाने का जो काम है वो किसी व्यक्ति के भावी आचरण पर आधारित किया गया, और यह भी एक सबूत है कि समाश्रित संविदा हमेशा अनिश्चित घटना इसी पर आधारित होगी, निश्चित पर नहीं, क्योंकि व्यक्ति का भावी आचरण हमेशा अनिश्चित है। व्यक्ति कभी राम भी हो सकता है और कभी वही व्यक्ति रावण भी हो सकता है, ठीक है। रत्नाकर एक क्षण पहले रत्नाकर है, डकैत रत्नाकर, और एक क्षण बाद वाल्मीकि है, ठीक है। बताते हैं क्रौंच पक्षी का जोड़ा, उसे देखकर उनके मुंह से कविता फूट पड़ी। तो एक क्षण पहले जो व्यक्ति डकैत था दूसरे क्षण वो संत हो गया। तो भावी आचरण अनिश्चित है। एक क्षण पहले जो अंगुलीमाल डकैत है, एक क्षण बाद वो बुद्ध का शिष्य है। एक क्षण पहले मंडन मिश्र एक घमंडी विद्वान है वेदांत के, और एक क्षण बाद वो शंकराचार्य के शिष्य हैं। तो व्यक्ति का जो भावी आचरण है वो एकदम अनिश्चित है, और अगर समाश्रित संविदा व्यक्ति के भावी आचरण पर आश्रित की जा सकती है धारा 34 के मुताबिक, इसका मतलब ही यह हो गया कि समाश्रित संविदा हमेशा अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही आधारित की जाएगी, निश्चित घटना के घटित होने पर नहीं। और इसीलिए चूंकि जीवन बीमा की संविदा निश्चित घटना के घटित होने पर लागू होने योग्य होती है, इसलिए क्या होता है कि जीवन बीमा की संविदा को हम समाश्रित नहीं मानते, उसे हम संविदा मानते हैं, और वो संविदा एक विशेष वर्ग की संविदा है, ठीक है। उसे सद्भाव की संविदा, आश्वासन की संविदा, ये सब कहा जाता है, लेकिन वो समाश्रित या क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं कही जाती। अन्य संविधाएं क्षतिपूर्ति की होती हैं, जितनी क्षति हुई उसी की पूर्ति करती हैं, अग्नि बीमा वगैरह, लेकिन ये क्षतिपूर्ति की भी नहीं होती। ये भी खूब पूछा जाता है कि क्या जीवन बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा है, तो वो भी नहीं है, समाश्रित भी नहीं है, दोनों नहीं है, केवल लाइफ इंश्योरेंस, बाकी सब हैं। तो आगे कहता है जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी व्यक्ति का जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। कहता है यदि वह भावी घटना
जिस पर कोई संविदा समाश्रित है इस प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा, तो वह घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे। जो भाषा है सेक्शन 34 की, वो अपने में ये बोल रही है कि मामला थोड़ा कठिन है, ठीक है, क्योंकि कई बातें उसने कह दी। उसने कहा कि साहब यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है इस प्रकार हो कि किसी अविनिर्दिष्ट समय पर, समय जो विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, ठीक है, अविनिर्दिष्ट समय पर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर प्रकार से काम करेगा, तो यदि किसी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना वो व्यक्ति अपने उस प्रकार के आचरण को, जिस प्रकार के आचरण किए जाने की दशा में संविदा का पालन होगा, उस प्रकार के आचरण को असंभव बना दे स्वयं, तो वो संविदा असंभव हुई मान ली जाती है, ठीक है। और असंभव हो गई तो घटित होने पर आश्रित है तो शून्य हो जाएगी, और घटित न होने पर आश्रित है तो परिवर्तन योग्य हो जाएगी। लेकिन भाषा ऐसा बोल रही है कि मामला थोड़ा कठिन है, और अब चूंकि हम भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इसलिए इसे कल रखेंगे, कल बात करेंगे।